वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज सी दिवाकर गुप्ता और इजी टेक्स्ट लोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो आपने मेरा देखा 194 क्यू पे था, जिसकी एप्लीकेबिलिटी 1 जुलाई 2021 से थी, जो कि अब स्टार्ट हो चुका है। और बहुत सारे लोगों के डाउट्स मेरे पास कॉल पे भी आए, उसके बाद मैंने उन सबको डाउट्स को क्लियर भी किया है। अब जो हमारा आज का सेक्शन है, जो हम नया अपना इनकम टैक्स में जो नया प्रोविज़न आज डिस्कस करने वाले हैं, वो जो हमारी जो बेसिकली ये जो लेक्चर है, ये मेरा बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस क्लास में है, या फिर जो अभी सैलरी क्लास के लोग हैं, या जिनकी थोड़ी बहुत अदर सोर्स में इनकम होती है, और जो लोग जनरली इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करते या नहीं करना चाहते पर मजबूरी में करते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक जो अपने बजट 2020 में ऑप्शन दिया था लोगों को टैक्स स्लैब में, तो आज हम उस टैक्स स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे किन किन लोगों को वो टैक्स स्लैब अडॉप्ट करने में बेनिफिट रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि उस टैक्स स्लैब के बारे में देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सामने आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन डाला है अभी। तो यहाँ पे न्यू टैक्स स्कीम वर्सेस ओल्ड टैक्स स्कीम की बात हो रही है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1962 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2020। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दो स्लैब देखने को मिल रहे हैं। पहला ओल्ड स्कीम का है, जो कि एग्जिस्टिंग रिजाइम है। दूसरा है न्यू रिजाइम, यानी कि सेक्शन 115 BAC, जिसको हम कंसेशनल टैक्स रिजाइम भी बोल सकते हैं। पहले इसके अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे किस तरीके से ये ऑप्शन हम अवेल करेंगे, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो आइए स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पर हमारा मैंने ऑलरेडी पोर्टल खोल रखा है यहाँ पे। तो जब हम डैशबोर्ड हमारा खुल जाता है, जब भी हम वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, इनकम टैक्स की जो अभी नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, इसमें जब भी हम इसके एंटर करेंगे, तो यहाँ पे एक सेकंड टैब में हमारा ई फाइलिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा। ई फाइलिंग के अंदर हम इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम अपना असेसमेंट ईयर चूज कर लेंगे, जो कि हमारा करंट असेसमेंट ईयर 21-22 में जाते ही यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऑनलाइन भर दें या ऑफलाइन रिटर्न भरें। तो जनरली ऑनलाइन ही रिकमेंडेड भी है और ऑनलाइन ही ईजी भी है। तो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप जब प्रोसीड करते हैं, तो आप यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर सकते हैं। न्यू फाइलिंग करने के बाद आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या अदर्स में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इंडिविजुअल में। उसके बाद यहाँ पे ITR फॉर्म आपका कौन सा है, 1, 2 और 4। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो हम डालेंगे कि ITR फॉर्म के बारे में, जिसमें हम जानकारी लेंगे कि ITR 1 किसके लिए है, ITR 2 फॉर्म किसके लिए है, ITR 4 किसके लिए है। फिलहाल मैं ITR 4 पे क्लिक कर रहा हूँ बिजनेस रिटर्न के हिसाब से। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होता है ये। इसमें मैं प्रोसीड विद ITR 4 कर देता हूँ। जब आप प्रोसीड विद ITR 4 करेंगे तो लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि टैक्सेबल इनकम आपकी मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो हमारी है वो है 2.5 लाख रुपए की। तो उससे ऊपर हमारी जब भी इनकम बढ़ती है तो हमें रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो मैं इस पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। वॉलंटरी भी कुछ लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो कंटिन्यू जब मैंने किया, तो कंटिन्यू करते ही जब मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर नीचे ये ऑप्शन जो आप सामने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC। ये लेक्चर के स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, क्योंकि जनरली लोग ये तो समझ ही नहीं पाते कि आखिर इसका यूज़ कहाँ करना है। तो यहाँ पे ये अगर मैं यस कर देता हूँ, अगर मैंने इसको यस किया, तो फिर मुझे जो मेरा टैक्स स्लैब, जो मैं यहाँ पे आपको टैक्स स्लैब दिखा रहा हूँ, ये वाला टैक्स स्लैब मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी हम जानेंगे ये टैक्स स्लैब क्या है। और अगर मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, तो मेरे ऊपर नॉर्मल जो एग्जिस्टिंग हमारा टैक्स स्लैब है, वही टैक्स स्लैब एज इट इज़ एप्लीकेबल रहेगा। तो आई होप कि इससे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी आप लोगों की। अब हम वापस अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। हम देखते हैं कि हमें ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ओल्ड स्कीम के अंदर जो हमारा इनकम रेंज इन्होंने पहले बताई कि आपकी 2.5 लाख रुपए तक अगर इनकम है तो आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। सेम यहाँ पर न्यू रिजाइम में भी सेम बात है, कोई भी यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है।
उसके बाद यहाँ पर जो ओल्ड रिजाइम की हम बात करेंगे, टैक्स न्यू रिजाइम की बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की रेंज में आप जाते हैं तो यहाँ पे जो टैक्स का परसेंटेज है वो कितना है, 5%। उसके बाद कह रहा है कि जब आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में हैं तब आपको 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से टैक्स से आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि जब आप 10 लाख से एक्सीड करेंगे तब आपको 30% के टैक्स ब्रैकेट में हम ले लेंगे। अब न्यू रिजाइम की बात करते हैं, फिर हम इन दोनों के डिफरेंस को समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कि दो जो हमारे यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर हैं वो लेकर के आने पड़े, 2 स्लैब लेकर के आने पड़े। अब ये दूसरे वाले में देखा जाए जो अपना न्यू रिजाइम है, यहाँ पे अप टू 2.5 लाख रुपए, अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 2,50,001 रुपी टू 5 लाख हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू चार्ज, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट चार्ज 5% रेट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे 5% रेट ऑफ टैक्स है और वहाँ पर भी 5% रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे एप्लीकेबल है। यानी कि अभी तक जो मेरे समझ में आ रहा है वो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में दोनों केस में अप टू 5 लाख देयर इज नो चेंज। अगर मैं टैक्स स्लैब की बात करता हूँ तो उसके आगे की बात हम आगे इसकी चर्चा आगे करेंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख ओल्ड में कह रहा था 20%, बट यहाँ पे रिलैक्सेशन देना शुरू किया इन्होंने बोला कि आप लोग ऐसा करिए, अगर आप न्यू रिजाइन में आ जाते हैं तो 5 लाख से 7.5 लाख के बीच की जो भी इनकम होगी हम उस पर केवल 10% टैक्स का रेट ही चार्ज करेंगे। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे लीनियंट हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाला टैक्स स्लैब कोई क्यों ले। तो बात यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लोअर टैक्स का बेनिफिट तो दे रहा हूँ पर कुछ ना कुछ फॉरगो भी करवाऊंगा, यानी कि कुछ ना कुछ मैं तुमसे ले भी लूंगा। वो क्या ले लूंगा उसको हम आगे समझेंगे। अभी यहाँ पर जो भी हमारी मेजर डिडक्शंस होती थी, हम 80C की बात कर लें, क्योंकि 80C जनरली हर एक आम आदमी को पता होता है कि 80C के अंदर हम इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सकते हैं और बैंक FD जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होती है हमारी वो हम लेते हैं। तो उस केस में 80C हमें जो है डिडक्शन दिलवाता है। तो यहाँ पे जब हम 2.5 लाख से ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे 5 लाख तक तो हमें 87A की रिबेट मिल जाती है और यहाँ पर भी हमें 5 लाख तक 87A की रिबेट मिल जाएगी। यानी कि ये ओल्ड रिजाइम ले लो चाहे न्यू रिजाइम ले लो, अगर आप अप टू 5 लाख की इनकम के ब्रैकेट में आते हैं तो आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ओल्ड को या न्यू को, आपका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा क्योंकि वहां पे 87A की रिबेट आपको मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ये कह रहा है कि जब आप 7.5 से 10 लाख के बीच में या 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में आएंगे तो आपको 10% 15% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, पर ऊपर 5 लाख से 10 लाख में सीधे 20% का रेट ऑफ टैक्स इन्होंने चार्ज कर लिया है। पर ओल्ड स्कीम में जाने वालों को बेनिफिट ये है, जो लोग भी LIC की पॉलिसीज खरीदते हैं, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके ट्यूशन फी पे करते हैं वो, और भी कई सारे n नंबर ऑफ बेनिफिट्स, अगर वो कोई एक्सपेंस ऐसा करते हैं जिसका बेनिफिट सेक्शन 80C में, सेक्शन 10 में उनको दिया जा रहा है, तो उन लोगों के लिए जो है यहाँ पर ओल्ड रिजाइम में जाना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि 5 लाख से 10 लाख के बीच में उनको वो डिडक्शंस, वो बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लेकिन जब आप न्यू रिजाइम में आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। अब हम एक बार स्लैब की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अबव 10 लाख 30% है, पर यहाँ पे इन्होंने 10 लाख के ऊपर भी 2 स्लैब और दे दिए। इन्होंने बोला कि 10 लाख से ऊपर जब आप बढ़ेंगे 1 रुपया भी, तो वहाँ से लेकर के 12.5 लाख तक हम आपसे 20% चार्ज करेंगे और 12.5 लाख से 15 लाख पे 25%, और उसके अबव जब आप 15 लाख पे पहुँचेंगे तब आपको हम सीधे 30% चार्ज कर लेंगे, जो कि यहाँ पे 10 लाख था। तो अब जानते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। तो क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में राइज होते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने ये स्कीम क्यों लेकर के आई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इज दिस न्यू टैक्स स्लैब विल बी बेनिफिशियल फॉर द टैक्स पेयर, क्या ये बेनिफिट प्रदान करेगा टैक्स पेयर्स को आगे या नहीं करेगा। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंसीडरेबल पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, सम कंसीडरेबल पॉइंट्स अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। तो कंसीडरेबल पॉइंट्स मैंने आपको 2-3 चीजें पहले भी बताई। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस न्यू टैक्स रिजाइम डज नॉट इंक्लूड, कह रहा है कि इस टैक्स रिजाइम में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, कह रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000।
जितने भी सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनके केस में एक एडहॉक डिडक्शन जिसे हम बोलते हैं, स्टैट्यूटरी डिडक्शन इसे हम बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की बिना कहे गवर्नमेंट कहती है आपकी सैलरी जो भी हो, अब 7,50,000 रुपये की सैलरी है तो हम आपको 50,000 का डिस्काउंट दे देंगे, 7 लाख सैलरी रह जाएगी। आपकी 6 लाख रुपए सैलरी है, आपको 50,000 का डिस्काउंट दे देंगे, आपकी सैलरी 5,50,000 रह जाएगी। हम आपसे टैक्स उस 50,000 पे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इस स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट फॉरगो हो रहा है। जो न्यू रिजाइन में जो लोग आएंगे उनको इस 50,000 रुपए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि आपका लोअर टैक्स तो होगा 5 लाख के ऊपर, लेकिन आपका अगर 5 लाख से ऊपर सैलरी है तो उस केस में 50,000 की रिबेट आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ रुपीज 1.5 लैक्स। तो हम सभी को ये मालूम है सेक्शन 80C, 80CC, 80CCD, इस सेक्शन के अंतर्गत एक नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में हम देखते हैं कि 1.5 लाख रुपए की गवर्नमेंट डिडक्शन प्रोवाइड कराती है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में से। तो उस ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम 80C वगैरह 80 सेक्शन की और जो हमारा चैप्टर 6A है उसकी जो भी डिडक्शन है उनको माइनस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे टैक्स के लिए बढ़ते हैं। पर यहाँ पर जो आप न्यू टैक्स रिजाइन में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिडक्शन जो अपने 80C का डिडक्शंस है इनका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 2 लैक्स। हाउस प्रॉपर्टी, जब भी हमारी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी होती है, कभी कभी हम हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे भी देते हैं, कभी कभी सेल्फ ऑक्यूपाइड भी होती है। तो उस केस में जहां पे सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है वहां पे ये इंटरेस्ट, जब भी हम बैंक से लोन लेकर के अपनी हाउस प्रॉपर्टी बनाते हैं या फिर कोई भी नया घर खरीदते हैं हाउस प्रॉपर्टी का और बैंक से लोन ले लेते हैं, तो बैंक से लोन का 2 लाख रुपए तक का अमाउंट यहां पर जो है आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है। गवर्नमेंट कहती है कि आप घर बनाइए, हम चाहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान हर किसी के पास होना चाहिए, तो हम आपको, जब आप ओल्ड रिजाइन में अगर हैं तो उस समय ओल्ड रिजाइन में जो मैंने आपको ये पीछे ओल्ड स्लैब रेट दिखाया था ऊपर वाला, ये ओल्ड स्कीम वाला, तो इस केस में गवर्नमेंट कह रही है कि जब आप ओल्ड रिजाइन में हैं तब तो हम आपको इस 2 लाख का बेनिफिट देंगे। आप अपनी इनकम में से वो अप टू 2 लाख रुपए का जितना भी आपका इंटरेस्ट हो जाए उसको आप माइनस कर लीजिएगा, उसके बाद ही हम आपसे टैक्स लेंगे। लेकिन यहाँ पर इसको भी ये लोग फॉरगो करा रहे हैं, यहाँ पर भी आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि ये स्कीम हम उन लोगों के लिए लाए हैं जो लोग नहीं इन्वेस्टमेंट करने में विश्वास रखते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो नहीं करना चाहते, पर अभी तक टैक्स बचाने के लिए मजबूरी में इन्वेस्टमेंट करते थे। हम उनको एक बेनिफिट दे रहे हैं, आप न्यू रिजाइन में आइए और उस बेनिफिट का फ़ायदा लीजिए। आपको हम वहाँ पर लोअर रेट से चार्ज करेंगे जिससे कि आपका जो बर्डन बनता है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो ना बने, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप उस जगह इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पे हमने आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, आप कहीं और भी उसको इन्वेस्ट करके वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट कमा के हमें यहाँ पे कम टैक्स पे कर दीजिए। तो गवर्नमेंट की यहाँ पे इंटेंशन थोड़ी बहुत अच्छी भी है, ऐसी बात नहीं है कि लोग कह रहे हैं लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो लोग पैसा उन जगहों पे नहीं लगाना चाहते जहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है और बेनिफिट दे रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि आप आइए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, आप किसी और चीज़ में, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको दूसरे तरीके से बेनिफिट दे रहे हैं। यहाँ पे आप ज़्यादा कमाइए, थोड़ा हमें पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे यहाँ पे कह रहा है, आगे इसका जो क्रक्स निकल के आ रहा है, सो दैट दीज अबव डिडक्शन विच आर अवेल्ड बाई मोस्ट टैक्स पेयर्स आर अनअवेलेबल, हेंस एज अ रिजल्ट द कंसेशनल टैक्स रिजाइम मे नॉट ऑलवेज बी बेनिफिशियल। तो ये कंसेशनल टैक्स रिजाइम ये उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है जो लोग अभी तक 80C में या जो मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसीज वगैरह लेते थे और इन्वेस्ट करते थे, उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट थोड़े से कम हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के मुझे बता सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस पर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जैसे भी सुटेबल टाइम होता है मैं फ़ोन उठाता हूँ या कॉल बैक करता हूँ। और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे कह रहा है सम कंसिडरेबल पॉइंट अंडर न्यू टैक्स रिजाइन। ये उसी पार्ट का एक्सटेंशन है जो अभी तक हम समझ रहे थे। अब यहाँ पर हमने उन दोनों टैक्स स्लैब को आमने सामने रखा है, उसका कंपैरिजन देखा है और देखा है कि कहाँ तक बेनिफिट हमारा न्यू रिजाइन में है। तो आइए देखते हैं। इस चार्ट में आप देखिए सबसे जो फर्स्ट कॉलम है ये है एनुअल इनकम का,
सेकंड कॉलम जो सबसे हेडमोस्ट कॉलम जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे है टैक्स लायबिलिटी इन रुपीज़। इसमें सरचार्ज और एजुकेशन सेस को हमने अभी सामने नहीं लाया है, पिक्चर में नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि सरचार्ज और एजुकेशन सेस चाहे ओल्ड रिजाइम हो चाहे न्यू रिजाइम हो, दोनों ही केस में इक्वल हैं। तो हम जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर एज पर न्यू टैक्स रिजाइम एज पर एग्जिस्टिंग, यानी कि ये दोनों कॉलम जो है मेरे न्यू के हैं और ये वाले एग्जिस्टिंग के हैं, जिसमें स्लैब रेट हमारा ये दिया हुआ है, यानी कि परसेंटेज जितने से टैक्स हमारा लगता है, और इधर स्लैब रेट हमारा परसेंटेज से जो टैक्स हमें पे करना है वो इधर लग रहा है ओल्ड रिजाइम का। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2.5 लाख की अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको दोनों ही जगह कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद अगर आपकी 5 लाख की इनकम बनती है या विद इन 5 लाख है, 2.5 लाख से ऊपर है, तो भी आपका 5% का जो रेट तो हमने दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे 87A की रिबेट यहाँ पे आपको मिल जाती है अप टू 12,500 रुपए की। क्योंकि जो वो रिबेट है उसका रूल अलग है, सेक्शन उसका अलग है रूल का, तो उस केस में दोनों जगह इसकी एप्लीकेबिलिटी है, ओल्ड में भी और न्यू में भी। उसके बाद 7.5 लाख पे जब हम आएंगे, तो अगर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट या कुछ भी हमने यहाँ पे सबको इग्नोर किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा टैक्स बनेगा 37,500, और जो हमारा 20% के हिसाब से इधर जो है तो वो बनता है 62,500। तो इस केस में हमें जो बेनिफिट होता है वो न्यू टैक्स में 25,000 का हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा 8 लाख की बात हम करें तो यहाँ पे 15% टैक्स का हमारा स्लैब है, यहाँ पर 20% का है, तो यहाँ पे 45,000 टैक्स बनता है, इधर बनता है 72,500। तो ऐसे ही करते करते अगर हम देखें तो जब हम 15 लाख पे आते हैं, यानी कि जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा और अप टू 15 लाख के स्लैब में आते हैं, और वो लोग इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं करना चाहते हैं जहाँ गवर्नमेंट बताती है, या फिर अन्य सेक्शन 10 के बेनिफिट्स उनको अवेल नहीं करने हैं, तो उस केस में उन लोगों को न्यू रिजाइम में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अप टू 15 लाख की जो इनकम होती है यहाँ पर 25% का टैक्स है, तो 1,87,500 उनका टैक्स बनेगा एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। और इधर जो टैक्स बनेगा वो 30% से बनेगा 2,62,500, यानी कि जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको हो सकता है न्यू रिजाइम में वो हो सकता है 75,000 का। पर ये बेनिफिट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, मैं आपको कंडीशन बता चुका हूं कि आपको जो 80 वाले सेक्शन है वो नहीं मिलेंगे, आपको सेक्शन 10 नहीं मिलेगा, और आपको कुछ अदर चीज़ें भी नहीं मिलेंगी। जैसे 2 लाख का मैंने आपको इंटरेस्ट की बात करी है, तो ये मेजर चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये जो आपका स्लैब है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपनी इनकम भी इससे कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आपको ओल्ड स्कीम में ज़्यादा बेनिफिट लग रहा हो तो आप ओल्ड में जाइए, न्यू में लग रहा हो तो आप न्यू में जाइए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सटेंडेड कुछ एडवांस बातें हैं। ये बातें उनके लिए हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं और जिनको थोड़ा बहुत लीगल नॉलेज है। तो पहले हम क्रक्स ऑफ टेबल देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम आगे देखेंगे वो चीज़ें जो थोड़ी सी एडवांस हैं। तो ये एडवांस वर्जन उनके लिए नहीं है जिनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती, जिनको इनकम टैक्स की बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती, तो वो लोग केवल इस वीडियो को यहीं तक देखें। बाकी लोगों के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रक्स ऑफ द टेबल समझिए, कह रहे हैं मैक्सिमम बेनिफिट दैट कैन बी अवेल्ड अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम। तो 75,000 मैं ऑलरेडी आपको ये डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद नो टैक्स अप टू ₹5 लाख, तो अप टू 5 लाख चाहे आप ओल्ड में जाइए चाहे न्यू में जाइए, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे नोट लिखा हुआ है द अबव टेबल प्रेजेंट द कंपैरेटिव वर्किंग ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर। अच्छा, ये बात भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे थे वो इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। एचयूएफ या सीनियर सिटीजन के केस में, एचयूएफ तो नहीं, सीनियर सिटीजन या जो सुपर सीनियर सिटीजन के स्लैब में आते हैं, उनके लिए जो मेरा ओल्ड टैक्स स्लैब है वो थोड़ा सा बदल जाता है। 3 लाख तक उनको कोई, जो सीनियर सिटीजन है उनको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमें। तो ये टैक्स जो हम पीछे बातें कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें कर रहे थे, इंडिविजुअल जो बिलो 60 के रेंज में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, बेनिफिट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। अब हम न्यू टैक्स रिजाइम के थोड़े से बेनिफिट देख लेते हैं क्या है यहाँ पे कह रहा है कि कंसेशनल टैक्स रेट वर्सेस टैक्स रेट इन एग्जिस्टिंग और ओल्ड रिजाइम अप टू अ सर्टेन लेवल। यानी कि लेवल मैंने आपको बताया कि 15 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम है उनके लिए तो न्यू में जाना बेनिफिशियल है, लेकिन वो तब जब वो वाली 80C या बाकी के बेनिफिट्स नहीं लेना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है।
ऑब्वियस सी बात है, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए भी कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं तो आपको उसके प्रूफ भी रखने नहीं पड़ेंगे। और उसके बाद कह रहा है इन्वेस्टर में नॉट प्रेफर टू लॉक इन फंड, तो आपको अपना पैसा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक फंसाना भी नहीं पड़ेगा जो गवर्नमेंट 80C में आपसे कहती है, क्योंकि 80C में जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो वो वही पॉलिसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म नेचर की होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि वो 3 साल से 5 साल के बीच वाली चीज़ें होती हैं। उसमें आपका पैसा जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। हो सकता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी रिटर्न कहीं और से और ज़्यादा हो, तो आप यहाँ पे न्यू स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे सारे के सारे टैक्स पेयर को हम एट पार ले लेते हैं और उनको हम कोई भी डिडक्शन और बेनिफिट्स का अलाउंस जनरली नहीं देते। मैं वर्ड बोल रहा हूँ जनरली, हो सकता है कोई रेयर कहीं पे कोई बेनिफिट्स मिलते हो, जैसे 87A की रिबेट यहाँ पे दोनों को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेक्रीफाइसेस इन न्यू टैक्स रिजाइम। क्या सेक्रीफाइसेस हैं न्यू टैक्स रिजाइम में, हम इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे लीव ट्रेवल कंसेशन, थोड़ी सी बातें हम यहाँ पे जो ये सामने आपको 5 पॉइंट दिख रहे हैं, ये सैलरी क्लास के लोगों के लिए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं और उनको इस टाइप के कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इन बेनिफिट्स के अंदर कुछ कुछ टैक्स रिबेट गवर्नमेंट ने सैलरी के चैप्टर में आपको बता रखी है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस कराई जा रही हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले लीव ट्रेवल कंसेशन नहीं मिलेगा इसका बेनिफिट। हाउस रेंट अलाउंस जो HRA का बेनिफिट जनरली लोग लेते हैं उसका बेनिफिट भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्पेशल अलाउंसेस डिटेल इन रूल 2BB सच एज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये नहीं मिलेगा। हॉस्टल अलाउंस नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, पर डीम अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस एक्सेट्रा, बहुत सारे अलाउंसेस जो गवर्नमेंट ने जिनका बेनिफिट्स दे रखे हैं 500, 800, 1600 इस टाइप के अलाउंसेस यहाँ पे अलाउ नहीं दिए हैं। फिर आगे कह रहा है अलाउंसेस टू MPMLs, वो भी इनको यहाँ पे नहीं मिलेंगे न्यू स्कीम में। फिर नेक्स्ट है क्लॉज 32 अलाउंसेस फॉर क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर, तो वो भी यहाँ पे बेनिफिट इनको नहीं मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यहाँ पे एग्जेम्पशन फॉर SEZ यूनिट अंडर सेक्शन 10AA। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं हमारे कुछ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर हमारी कुछ यूनिट्स होती हैं, तो उन यूनिट्स में उनको बेनिफिट दिया जाता है जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती हैं। तो सेक्शन 10AA में बेसिकली वो जितना भी एक्सपोर्ट टर्नओवर होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट उनको इनकम टैक्स की माफ़ी दे देती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसकी एग्जेम्पशन भी आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आप SEZ यूनिट हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ओल्ड स्कीम में। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 50,000 की, सैलरी के केस में नहीं मिल रही यहाँ पे। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं। प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है, कई स्टेट में अलग अलग होते हैं उनके, क्योंकि स्टेट वाइज लिया जाता है तो उसका बेनिफिट भी मिलता है, वो भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है सेक्शन 16 वाला। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 2 लाख रुपए तक का जो भी इंटरेस्ट होता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने में या उसको कंस्ट्रक्ट करने में लोन लेकर के, उसका बेनिफिट भी हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस कराया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब बिजनेस प्रोफेशन की बात आ रही है यहाँ पे। जब भी हम एडिशनल डेप्रिसिएशन की बातें करते हैं तो जो हमारा डेप्रिसिएशन 15% है या फिर जो भी अलग रेट है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमारा सेक्शन 32(1)(2)A में आता है। वहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो क्लॉज है वो कहता है कि यहाँ पे 20% फर्स्ट ईयर जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं या फिर कुछ शायद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या फिर कोई और भी यूनिट्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, तो उस केस में 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट उनको मिलता है, यानी कि वो अपनी मशीनरी की वैल्यू का 20% एक्स्ट्रा उस फर्स्ट ईयर में चार्ज कर सकते हैं और कुछ आगे के ईयर में भी कर सकते हैं, पर वो सब्जेक्ट टू कंडीशन होता है। तो उस केस में यहाँ पर कह रहा है कि उसका बेनिफिट हम यहाँ पे नहीं देंगे। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD, 33AB एंड 33ABA, ये भी हमारे बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो गवर्नमेंट बीच में लाई थी। 32AD कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लोगों को यहाँ पे अलाउंसेस दिए जा रहे थे, कुछ डिडक्शंस दी जा रही थी, तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। साथ साथ आगे कह रहा है कि आप बहुत से साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशंस देते थे अभी तक, वो डोनेशंस का बेनिफिट हमने आपको दिया हुआ था, पर न्यू टैक्स रिजाइम में जब आप आएंगे तो उसका बेनिफिट हम आपको यहाँ नहीं देंगे। एक बात याद रखिएगा कि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल के बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ये ध्यान रहे कि ये जो भी साइंटिफिक रिसर्च या जो भी हम पढ़ रहे हैं ये उस इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं जो अपना बिजनेस चला रहा है और डोनेशन देता है। आगे डिडक्शन अंडर सेक्शन
5AD और 35 CCC, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन अंडर क्लॉज 2A ऑफ सेक्शन 57। सेक्शन 57 हमारा अदर सोर्स का सेक्शन है। अदर सोर्स के सेक्शन में सेक्शन 57 के अंदर कुछ फैमिली पेंशन की रिबेट यहाँ पे दी जाती थी, वो भी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भी और कोई भी डिडक्शन जो अंडर चैप्टर 6A आती है, यानी कि 80C, CCC, CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, EE, EEA, EEB, G, GG, GGA, IA, IAB, IAC, IB, IBA एक्सेट्रा। कह रहा है कि एक्सेट्रा यानी कि इस चैप्टर 6A के अंदर जो भी डिडक्शन आप 80C या, क्योंकि 80C सबसे पॉपुलर सेक्शन है इसलिए 80 के प्रोविजंस में जो भी डिडक्शन आपको चैप्टर 6A में मिलती थी वो नहीं मिलेगी अब। पर एक कोई सेक्शन है 80 का वो मिलता है, वो हम देख लेंगे बाद में, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको डालूंगा। यहाँ पर मुझे जो लगता है आपको समझ में आया होगा काफ़ी कुछ, तो जैसे भी आपको समझ में आया है या जो नहीं भी समझ में आया है, आप कृपया मुझे हमारे चैनल पे या हमारे व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके आप मुझे इसका फीडबैक भी दें। और जो भी डाउट्स हैं आपके, आप इसके अंदर डिटेल में भी कुछ अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों ने अभी भी हमारा चैनल इजी टेक्स्ट लोग सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और लोगों की नॉलेज शेयरिंग को बढ़ाएं। तब तक के लिए नमस्कार, मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा और एक नए लेक्चर के साथ में। मैं CA दिवाकर गुप्ता, मैं एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं और चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को लगातार शेयर करें और देखते रहें।